हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीके पवन फिजिक्स ओरिजिन। बच्चों, मैं आपके लिए आज चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन लाया हूँ, है ना। और ये फार्मूला और कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन है। बच्चों, इसके पहले मैं पहला चैप्टर का क्विक रिवीजन कर चुका हूँ। उसमें मैंने सारा फार्मूला, सारा कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था। और भाई हम लोग के बीच ना इतना डिले हो गया, ठीक है। ये लगभग 15 दिन का डिले हो गया। भाई इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। एक्चुअली कुछ हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी। लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। ये पूरा एग्ज़ाम जब तक हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम नहीं पड़ जाता है तब तक मेरा ये चलता रहेगा, ठीक है। इतना दिन डिले होने के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो बच्चों, आज मेरा जो टॉपिक है ना, उसका नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है कि नहीं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो है ना, एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें लगभग तो 4-5 टॉपिक्स इंक्लूडेड है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, कैपेसिटेंस भी है, डाइलेक्ट्रिक भी है, कैपेसिटर भी है, ठीक है। तो बाबू, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये आज जो मेरा लेक्चर होने वाला है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का लेक्चर है। और इसके बाद मैं जो नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो अगला वीडियो आएगा, उसमें मैं सेकेंड पार्ट का करूँगा। और अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। इसके बाद डिले नहीं होगा। हम लोग जो भी कमिटमेंट किए थे ना, भाई 15 चैप्टर का मैं तुमको क्विक रिवीजन दूंगा, तो वो फास्ट आने वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी में आएगा। इधर जितना डिले हुआ इसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे सॉरी चाहता हूँ। फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखो, ध्यान दो। तो भाई हम लोग का पहला टॉपिक जो है ना, देखो, इस सेकेंड चैप्टर में पहला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सबसे पहले तो हम समझें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक नहीं, सबको पता भी होगा। भाई देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंडा क्या है, सुन लो। कि अगर जैसे मान लो ना कि कोई इन्फानाइट है, ठीक है। इन्फानाइट किसे कहते हैं? तो जैसे मान लो ना कि देखो, हम एक फिगर बना रहे हैं, इसके माध्यम से आप समझिएगा। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम डिफिनीशन का बात करेंगे, है कि नहीं। पहले कंसेप्ट को पकड़िए आप। जैसे मान लो ना कि हमारे पास एक चार्ज है, तो इस चार्ज का एक अपना फील्ड होता है, ठीक है। हर चार्ज का एक अपना फील्ड होता है कि नहीं। देखो, ये मान लो क्यू चार्ज का फील्ड है। तो बाबू, अगर इसके बाहर में ना कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है कि नहीं, ये इसके फील्ड के बाहर है, तो इसके फील्ड के बाहर का जो स्पेस होगा ना, उसी को इन्फानाइट बोलते हैं। इसके फील्ड के बाहर में अगर चला गया तो वो इन्फानाइट में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो, तो भाई अगर इस इन्फानाइट से ना किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ला रहे हैं इस फील्ड के अंदर पी पॉइंट तक, ठीक है। अगर यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है ना, एक कूलम आवेश को ला रहे हैं, एक कूलम चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है। तो भाई जितना हम एक्सटर्नल वर्क डन होता है ना, उसी एक्सटर्नल वर्क डन को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बाबू? तो जैसे मान लो ना कि अब जैसे मान लो क्यू नॉट चार्ज था। अगर क्यू नॉट चार्ज को लाते हैं इसके अंदर, तो उसके चलते वर्क डन मानते हैं डब्ल्यू हुआ। इसलिए 1 कूलम को अगर लाते हैं तो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, है कि नहीं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करेंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। तो भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और ये हमारा भी का फॉर्मूला हो गया। सिंपल कंसेप्ट है एकदम, है कि नहीं। देखो, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखोगे कि देखो, पहले हिंदी में डिफाइन करते हैं, फिर इंग्लिश में करेंगे, है कि नहीं। कहता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा है। भाई अगर इन्फानाइट से एक कूलम आवेश को, मतलब इकाई धन आवेश को, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, और उसमें जितना कार्य होता है, जितना वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को ही हम कहते हैं पोटेंशियल, है कि नहीं। देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाते हैं, जो वर्क डन होता है वही कहलाता है पोटेंशियल, है कि नहीं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान दो। अब यहाँ पर बात होता है कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, है कि नहीं। इसका यूनिट कैसे निकालते हैं? तो भाई देख लो, अगर इसका ऐसा यूनिट का बात करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना? जूल बाई कूलम। देख लो, ये वर्क डन का क्या होगा? जूल होगा, है कि नहीं। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और चार्ज का क्या होगा? कूलम होगा। और इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं,
ठीक है, वोल्ट को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, V से करते हैं, है कि नहीं। और अगर हम इसका डायमेंशन का बात करेंगे बाबू, तो डायमेंशन कितना आएगा बताओ। अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा कितना, जूल का होता है ml2T-2 और कूलम का कितना 80। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा ml2T-3 और A-1। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, है कि नहीं। अगर बात करेंगे कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। देख लो ये स्केलर है, ठीक है, मतलब ये अदिश है। स्केलर का मतलब क्या, अदिश, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब देख लो, इसके बाद हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये विभवांतर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। तो देखो बिल्कुल इसका फंडा वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग इसमें, ध्यान दो। इसमें क्या करते हैं, ध्यान दो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फील्ड है कि नहीं, ये क्यू चार्ज है, और इस फील्ड में हम दो पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट का नाम ए है, दूसरा पॉइंट का नाम बी है, ठीक है। और यहाँ पे ना हम लोग एक चार्ज लाए, यूनिट पॉजिटिव, सॉरी ये टेस्ट चार्ज है। देखो टेस्ट चार्ज के बारे में तुम पढ़ा भी होगा, भाई ये टेस्ट चार्ज है, इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, है कि नहीं। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज जो है ना एक स्मॉल चार्ज होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है कि नहीं। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो अप्रोक्स जीरो के बराबर होता है। अप्रोक्स जीरो और एग्जैक्ट जीरो में फ़र्क होता है। इसका जो वैल्यू है ना वो अप्रोक्स जीरो होता है कि नहीं। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, अप्रोक्स जीरो होगा, जैसे 0.002, है कि नहीं। और एग्जैक्ट जीरो मतलब क्या, जीरो हो गया। तो इसका जो वैल्यू है ना अप्रोक्स जीरो होता है। ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब ये इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब देख लो, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परीक्षण बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं, है कि नहीं। ध्यान दो। तो बाबू अगर सुन लो, जैसे मान लो ना कि हमको ना इलेक्ट्रिक फील्ड के इन साइड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देख लो, जैसे मान लो कि अब बात करेंगे हम क्यू नॉट चार्ज का। भाई क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक ले गए, देख लो क्यू नॉट को जब ए से बी तक ले जा रहा है ना, तो बताओ कितना वर्क डन हो रहा है। जब क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक ले गए तो वर्क डन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, देख लो ये होता है डब्लू ए बी, डब्लू ए टू बी हो गया, है कि नहीं। क्यू नॉट चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, ए से बी तक ले जा रहे हैं, समझिए। अब देख लो, अब बताओ, अब 1 कूलम चार्ज को अगर ले जाते हैं तब क्या होगा, ये हो जाएगा डब्लू ए टू बी, अब आई कितना क्यू नॉट, ठीक है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सुन लो ये क्यू चार्ज है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम ले जाते हैं और उसमें जो वर्क डन होगा उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और देख लो भाई, अगर हम दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहेंगे, कैसे करेंगे बताओ, तो ये हो जाएगा कितना, वी बी माइनस वी ए। अब बोलोगे सर वी बी माइनस वी ए क्या हुआ, हम तो ए से बी तक ले गए थे। भाई देखो होता क्या है ना कि भाई जैसे हम ए से चले थे वो मेरा इनिशियल हो गया, और बी तक गए तो वो मेरा फाइनल हो गया, है कि नहीं। तो जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे ना, दो पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है ना, तो हमको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। यानी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा डब्लू ए टू बी और बाई कितना क्यू नॉट। अगर हमको दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो यही फॉर्मूला होगा। एकदम इसको ना दिमाग में ना बांध लो, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं। देख लो भाई, हम ए टू बी, अगर सुनो ये क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट को ए से बी तक ले गए तो कितना वर्क हुआ, डब्ल्यू ए टू बी हो गया, है कि नहीं। अगर इसी के 1 कूलम चार्ज को ले जाएंगे तब कितना होगा, डब्ल्यू ए टू बी बाई क्यू नॉट हो जाएगा। तो भाई हमारा डिफिनेशन क्या कहता है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, मतलब 1 कूलम चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जितना वर्क डन होता है उसी को हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हमको दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे, देख लो। तो क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, शुरू कहाँ से हुआ ए से, अंत कहाँ पर हुआ बी पर,
तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ए और बी के बीच का, है कि नहीं। तो वी माइनस भी ये कितना आ गया, WA2B/Q0, है कि नहीं। अब बता इसका भी अगर यूनिट का बात करेंगे तो सेम यूनिट होगा, जस्ट एज पोटेंशियल, जो यूनिट पोटेंशियल का हुआ था, जो डायमेंशन पोटेंशियल का हुआ था, है कि नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस का भी हो जाएगा। बिल्कुल दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है अप्रॉक्स। उसका भी W/Q0 था, इसका भी W/Q0 है कि नहीं। अब देख लो इसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं ना, तो इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बच्चों मैंने इसके पहले का जो वीडियो था ना उसमें इसका पूरा डिटेल किया था, ठीक है। तो भाई अगर कोई पॉइंट चार्ज है ना तो उसके चलते पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा ही तगड़ा कंसेप्ट था। आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। अभी मैं इसका केवल फार्मूला का रिकॉल कर रहा हूँ, इसके फार्मूला को मैं समझने जा रहा हूँ कि भाई फार्मूला कैसे आया था, ठीक है। इसका फुल अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है ना तो इसके पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो तो अगर पॉइंट चार्ज अगर दिया रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो ना कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, देख लो ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इसके चलते r डिस्टेंस पर मान लो कोई पॉइंट P है, और हमको इस पॉइंट चार्ज के चलते क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, बताओ। तो V बराबर कितना होगा, 1/4πε0 Q/r। ये फार्मूला मैंने प्रूव भी किया है कि नहीं, आपको पता भी होगा। भाई अगर कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे मान लो ना कि ये देखो ये पॉइंट चार्ज है, Q पॉइंट चार्ज है कि नहीं, और इसके चलते हमको इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे। देखो ये मान लो P पॉइंट है, ठीक है। तो इसके चलते अगर इस पॉइंट पे निकालना है ना तो V कितना आएगा, 1/4πε0 कैपिटल Q/r। जो रहेगा अगर कैपिटल Q रहेगा तो कैपिटल Q देंगे, स्मॉल Q रहेगा तो स्मॉल Q देंगे, है कि नहीं। अगर माइनस Q रहेगा तो माइनस Q भी दे सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर माइनस Q रहता तो कितना देते, V = 1/4πε0 Q/r, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिला बताओ, यहाँ से हमको मिला क्या ना कि आपका जो V है ना प्रोपोर्शनल होता है किसका भाई देखो जैसे जैसे R के वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारा V क्या होगा, देखो R बढ़ने से V क्या करेगा, डिक्रीज होगा। अगर R इंक्रीज करेंगे तो V डिक्रीज करेगा, और अगर R को इंक्रीज करेंगे तो V डिक्रीज करेगा, R को डिक्रीज करेंगे तो V इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो अगर सुनो, अगर पॉइंट चार्ज के लिए हमको पोटेंशियल फाइंड करना है तो इस तरह का एक फार्मूला आता है, V = 1/4πε0 Q/r। अगर माइनस Q रहेगा तो माइनस Q/r, है कि नहीं। और इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है पिछले वीडियो में किया गया है, आप उसको देखिए और वहां से आप पूरा इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझिए, है कि नहीं। अब देख लो, अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, सुन लो, एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि भाई Q दिया हुआ है, देख लो Q का वैल्यू दिया हुआ है ना। देखो इसका सोल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। Q दिया हुआ है कितना, Q = दिया हुआ है 2 × 10⁻7 कूलम है, और भाई और डिस्टेंस दिया हुआ है R कितना है, 6 सेंटीमीटर है। देख लो ये आपका 6/100 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं, 0.06 मीटर। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है एकदम, ध्यान दो, सुनोगे। और हमको पोटेंशियल निकालना है पहला में, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, A नंबर है, ठीक है। अब पोटेंशियल फाइंड करना है, फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। और यहाँ से अगर मैं चाहूँगा कैलकुलेशन करने के लिए हो जाएगा कितना, 9 × 10⁻9 × Q कितना है, -7, और बाई है कि नहीं, बाई कितना 0.06, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ऊपर में कितना 100 चला जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो कट करो, ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में, ये कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 6 × चलिए 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब कितना बचा, 3 × 10⁻9 और 2, 11 में से 7 चला जाएगा तो माइनस कितना 4 बचेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, इतना वोल्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। पोटेंशियल का यही आंसर आएगा भाई। जब हमको पोटेंशियल निकालना रहेगा ना तो यही फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो ये पॉइंट चार्ज है और इससे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। Q कितना था, 2 × 10⁻7 था, देख लो Q तो दिया हुआ था, है कि नहीं। डिस्टेंस कितना था, R = दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है ना कि भाई जितना तरह का आपका यूनिट्स है वो सबको SI में चेंज करना पड़ता है।
जब तक तुम एसआई में चेंज नहीं करोगे तुम्हारा आंसर नहीं आ पाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, अब भाई हमको यहाँ पर वर्क डन निकालना है, बताओ वर्क डन कितना होगा। फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो, सुनोगे, देखो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, अभी हम पढ़ाए भी थे, है कि नहीं। तो W कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, समझ लो भाई, इंपॉर्टेंट है एकदम। अब यहाँ से V कितना है बताओ, V तो दिया हुआ है 3 इंटू माइनस 4, और Q कितना आया था बताओ, Q तो दिया हुआ था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस कितना 11 कितना जूल, है कि नहीं, वर्डन निकल गया, ठीक है। तो अगर हमको पोटेंशियल निकालना है पॉइंट चार्ज के लिए, अगर वर्क डन निकालना है तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब देख लो, अब अगर हम बात करेंगे भाई कह रहा है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। अगर कोई द्विध्रुव दिया हुआ है, डायपोल दिया हुआ है, देखो डायपोल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डायपोल होता क्या है भाई, तो डायपोल के बारे में बताया गया था कि जब दो चार्ज को, है ना, दोनों, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अगर दो चार्ज को एक दूसरे से ना वेरी स्मॉल सेपरेशन पे रखा जाता है तो उसको डायपोल कहते हैं, है कि नहीं। अब भाई डायपोल के लिए अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो ये भी 3 केस में निकलता है कि नहीं। देख लो, सबसे पहला केस होता है एक्सियल लाइन। तो अगर हमको भी निकालना है एक्सियल पे, मतलब एक्सियल का मतलब क्या, अक्षीय रेखा पे निकालना है कि नहीं। कैसे निकालेंगे भाई, इसके चलते डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर माइनस कितना L स्क्वायर, है कि नहीं। देखो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं नहीं कर रहा हूँ कि कैसे पोटेंशियल निकलता है ना, उसके चलते मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर मतलब ये पार्ट बाई पार्ट हमको डिस्कस करना पड़ेगा। अभी जो मैं तुमको डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो उसका फार्मूला का डिस्कस कर रहा हूँ, उसके कंसेप्ट का डिस्कस कर रहा हूँ। भाई देखो होता क्या है ना कि 12th के बच्चों को फार्मूला नहीं याद होता है, उसके कंसेप्ट को भूल जाते हैं बार बार, है कि नहीं। जिसके चलते ये रिकॉल किया जा रहा है भाई फार्मूला कैसे याद रखा जाए, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को देखते जाइएगा तो सारा फार्मूला दिमाग में आता जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दो भाई, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, R वेरी वेरी ग्रेटर देन L करते हैं, अगर R का वैल्यू ना L से बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो हमारा V होगा ना, वो एक्सियल का जो V होगा ना, ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और कितना P बाई आर स्क्वायर। बिकॉज देखो बाबू, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है ना, जब R मच मच ग्रेटर देन L हो गया है ना, R का वैल्यू अगर L से बहुत बड़ा हो गया, उस कंडीशन में ना L को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, L अप्रॉक्सीमेटली कितना 0 हो जाता है, ठीक है। देख लो, तो भाई जब L 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना, R बचेगा। तो बताइए एक्सियल लाइन के लिए, अगर सुनो इसको हम कहते हैं क्या, शॉर्ट डायपोल। अगर डायपोल बहुत शॉर्ट हो गया, डायपोल बहुत छोटा हो गया, है ना, उस कंडीशन में ना हमारा ये फार्मूला होगा एक्सेल के लिए। और देखो अगर लेंथ दिया रहेगा, डायपोल का लेंथ पता है, तो ये फार्मूला होगा, है कि नहीं। अब देख लो, इसी में से हम एक फार्मूला निकाले थे, इक्वेटोरियल के लिए निकालेंगे, ध्यान दो। देखो ये तो एक्सेल के लिए फार्मूला हो गया, अगर हम इक्वेटोरियल के लिए निकालेंगे तब कितना आएगा, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है एकदम। तो बाबू इक्वेटोरियल के कंडीशन में ना देख लो, ये अगर हम बात करते हैं भी इक्वेटोरियल, तो इस कंडीशन में 0 आता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे हम मान लो कि कोई डायपोल लिए, देखो ये मान लो कि हमारे पास डायपोल है, ठीक है, और ये आपका A और ये B है, इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है, ध्यान दो। तो इस केस में अगर हम देखो, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, यहाँ पर हम एक पॉइंट P ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको दोनों को ज्वाइन कर दिए, और भाई हमको अगर पोटेंशियल निकालना रहेगा, ठीक है, तो देखो ये हमारा L हो जाता है, ये भी L, और ये डिस्टेंस कितना R, ये कितना हो जाता है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी कितना R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर। इस कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं ना, तो चूंकि इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पोटेंशियल यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो भी निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, VA प्लस कितना VB, दोनों का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में होता क्या है ना, इसका नेगेटिव चार्ज इसका पॉजिटिव चार्ज दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और हमारा आंसर कितना आता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये इसको भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में बार बार यूज भी होता है, काम भी आता है कि अगर कोई इक्वेटोरियल लाइन होगा, इक्वेटोरियल लाइन के कंडीशन में ना पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा, है कि नहीं। और देख लो
इसी में एक केस और था, भाई अगर एनी पोजीशन रहेगा तब क्या होगा, देख लो। बस खाली फार्मूला को रिकॉल करना है कि नहीं, फार्मूला रिकॉल कीजिएगा, एवरीथिंग एवरी क्वेश्चन अपने आप बनेगा। देख लो, अगर हम बात करते हैं भी एनी पोजीशन के लिए, ठीक है, तो एनी पोजीशन के लिए कितना आएगा बताओ। इसके चलते फार्मूला कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो रिजल्ट आ रहा है वो एनी पोजीशन के लिए है, ठीक है। बता एनी पोजीशन के लिए फार्मूला क्या होता है, भी एनी पोजीशन मतलब किसी भी स्थिति के लिए, है कि नहीं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर आर वेरी ग्रेटर देन एल हो जाएगा, इस कंडीशन में एल क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, है कि नहीं, एल 0 हो जाएगा। सुन लो इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर हम भी निकालेंगे ना यहाँ पे तो कितना आएगा बताओ, भी एनी पोजीशन का फार्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और पी कॉस थीटा बाई कितना आर स्क्वायर। देख लो भाई यहाँ पे तो एल कैंसिल हो गया, है कि नहीं। ये दो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बार बार इस फार्मूला को भुला जाते हैं, है कि नहीं। आपको ये फार्मूला को ना एकदम रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। एनी पोजीशन का जब भी केस आएगा, पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, उस पोटेंशियल के केस में एनी पोजीशन के लिए फार्मूला कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और सुनो, अगर शॉर्ट डायपोल के लिए बात करेंगे तो शॉर्ट डायपोल के लिए क्या फार्मूला होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। अब देख लो, इसके बाद हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का। देखो बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, इसका कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, ठीक है। इसको समझिए, एग्जाम्स में बार बार आते भी हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, ध्यान दो। तो भाई क्या लिखा गया देख लो, कहता है कि द सरफेस एट विच ईच पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि नहीं। देख लो, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझना है, अगर हमको समविभव पृष्ठ को समझना है, हम करते क्या है ना, एक चार्ज ले लेते हैं। देख लो ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लो एक चार्ज है, ठीक है। अब देख लो चार्ज, ये मान लो हमारे पास चार्ज है, ठीक है। और इस चार्ज से ना इक्वल डिस्टेंस पे हम एक सरफेस बनाते हैं। देखो ये जो सरफेस जो बन रहा है ना बाबू, देखो हम जो सरफेस बना रहे हैं ना, देखो ये एक सरफेस हम बना रहे हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस जो हम बना रहे हैं ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये देखो इक्वल डिस्टेंस पर एक सरफेस बना दिए, ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस का बात करेंगे ना तो ये देखो ये आर डिस्टेंस पर इधर भी है, ये भी आर डिस्टेंस पर है, ये भी आर डिस्टेंस पर है, ये भी कितना पर है, आर पर है। इसका नाम क्या देते हैं, ए बी सी, और ये क्या है डी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है कि नहीं। देख लो अगर हम क्यू चार्ज लिए और क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक सरफेस बना दिए, एक पृष्ठ बना दिए, अब बताओ इसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है कि नहीं, क्या इसके पोटेंशियल डिफरेंट है या अलग है या फिर सेम है, बताओ। तो भाई अगर हम देख रहे हैं ना कि इस क्यू चार्ज के लिए ना एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, जितना पोटेंशियल ए पे है उतना है बी पे, उतना सी पे, उतना है डी पे, है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे ना कि वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी, पता इस चारों का फॉर्मूला कितना होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, है कि नहीं, बताओ, समझ लो, ठीक है। मतलब सुन लो, द सरफेस एट विच ईच पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल, भाई एक ऐसा सरफेस है ना ये जिसके एवरी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है। अगर ए का पोटेंशियल निकालोगे तो इतना ही आएगा, अगर बी का निकालोगे तो इतना आएगा, सी का निकालोगे तो इतना आएगा, डी का निकालोगे तो इतना आएगा, है कि नहीं। तो जिस सरफेस के एवरी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा उसी सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसको हिंदी में समविभव पृष्ठ कहा जाता है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान दो, सुनोगे। अब देखो आपको लड़का कहेगा सर हम एक और पृष्ठ बनाएंगे, तब क्या सेम नहीं होगा क्या, भाई अगर आप एक और पृष्ठ बनाओगे तब भी सेम हो जाएगा। देख लो जैसे मान लो कि एक लड़का कह रहा है ना कि हम ऐसे बनाएंगे, देख लो हम और बड़ा पृष्ठ बनाते हैं, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं,
बताइए भाई, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई। एक पॉइंट चार्ज के लिए ना सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होता है, बहुत सारे खींच सकते हैं, है कि नहीं। देखो ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देख लो ये दोनों है, ये दोनों को हम कहेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि नहीं, समझ लो। अब देखो जैसे मान लो ये डिस्टेंस का बात करते हैं, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस सबका सेम ही हो जाएगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, सबका सेम डिस्टेंस है कि नहीं। तो भाई एक ऐसा सरफेस है ना जहाँ पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो एवरी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल आ जाता है, उसी सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि नहीं। अब देख लो, अगर हम बात करेंगे बाबू, जैसे मान लो ना कि हमारे पास ये क्यू चार्ज है, देखो ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है कि नहीं, इसके चलते हम सरफेस ड्रॉ किए, पहला सरफेस, ये हो गया सेकेंड सरफेस, ये हो गया थर्ड सरफेस, है कि नहीं, समझ लो। और अगर हमसे कोई पूछता है ना कि जैसे मान लो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, अब बताइए ज़्यादा पोटेंशियल किसके पास होगा, पहला के पास कि दूसरा के पास कि तीसरा के पास। भाई आपको पता है कि भी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, है कि नहीं। अगर आर का वैल्यू बढ़ेगा तो भी क्या होगा, घटेगा। आर बढ़ने से भी क्या होता है, घटता है कि नहीं। देखो आर अगर इंक्रीज करेंगे तो भी डिक्रीज करेगा। अब बताओ इस पहला के लिए आर ज़्यादा है कि कम है, तो पहले के लिए आर कम है भाई, तो इसका भी ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम भी का बात करेंगे ना तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन क्या, V3। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा, पहला सरफेस का। अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका, फिर इसका, है कि नहीं। सबसे कम किसका होगा, तीसरा का होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो जो सरफेस नियर होगा उसका पोटेंशियल मोर होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो उसके बाद वाला का कम होगा, फिर कमता जाएगा, है कि नहीं। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल V1 का, फिर सबसे कम किसका, V3 का होगा। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव फैक्टर में, देख लो अगर नेगेटिव का बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, देख लो ये एक नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, यहाँ पर हम बहुत सारा पोटेंशियल ड्रॉ किए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। ये मान लो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ध्यान दो। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा बताओ, अब बाबू इस कंडीशन में हो जाएगा V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। अभी जब नेगेटिव रहेगा ना चार्ज, यहाँ पे मान लो माइनस चार्ज है, देख लो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस कंडीशन में पहला का सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, तीसरा का हो जाएगा, है कि नहीं। तो तुमको ये बात याद रखना है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है इसका इक्विपोटेंशियल का, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उसके हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम जो बात किए उसके बारे में समझो। भाई एक ऐसा सरफेस होता है, जैसे मान लो कोई चार्ज है ना, तो चार्ज के अराउंड एक ऐसा सरफेस होता है ना जिसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। और उसी सरफेस को हम कहते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर। आप देख लो भाई इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देख लो। तो भाई सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है ना कि देखो इक्विपोटेंशियल, सुनो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। भाई इसको मैंने प्रूव भी किया हूँ, इसको मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में डिस्कस भी किया हूँ, ठीक है। अभी तुमको बस प्रॉपर्टी याद करना है, इसके रिकॉल करना है इसे, है कि नहीं। इसको मैं प्रूव करूँगा आगे आगे के चैप्टर्स में, इसको हम प्रूव भी करूँगा, ठीक है। आगे के क्लासेज में जब थ्योरी पढ़ाऊँगा ना तो सारी चीज़ों को मैं प्रूव करूँगा। अभी बस प्रॉपर्टी के लिए मैं तुमको इतना बता देता हूँ कि भाई जो विद्युत क्षेत्र है ना हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है, सुन लो कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। भाई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है कि नहीं, कभी कट नहीं करती है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को, है कि नहीं। और तीसरा क्या कर रहा है, सुनो, फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। भाई अगर कोई पॉइंट चार्ज है ना तो उसके चलते जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना वो कंसेंट्रिक सेल होता है, संकेंद्रीय गोला होता है, ठीक है। अभी हमने बताया भी था, जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है, सुन लो, इसके चलते जो पोटेंशियल खींचेगा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो देखो ये कंसेंट्रिक है, सबका सेंटर क्या है, सेम है कि नहीं। तो ये भी सिंपल आपका कंसेप्ट है। फिर क्या कर रहा है, सुन लो कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उसके चलते जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना एक्स एक्सिस के नॉर्मल होता है, मतलब क्या, लंबवत होता है, लंबवत समतल में होता है, ठीक है। अगर आपका
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। देखो इसको हम इस तरह से दिखाया था कि मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं ना, देखो इस तरह का एक फिगर बनता है, ठीक है, ध्यान दो, इस तरह का एक फिगर बनता था, ठीक है, देख लो, है कि नहीं, इसी तरह से फिगर बनता जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो है ना, ये नॉर्मल है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ एक्स अक्ष के लंबवत समतल में होता है। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो उस कंडीशन में देखो ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह का है, दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, इस तरह से बनता है कि नहीं। बस इसे तुम्हें रिकॉल करना है, सब रिमेंबर करना है कि नहीं। अब देख लो, कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी समविभव पृष्ठ का जो दिशा होता है ना, उच्च विभव से किधर होता है, निम्न विभव की ओर। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। देख लो ये हो गया हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इसका डायरेक्शन किधर होता है, ऐसे ही डायरेक्शन होता है इसका, देख लो ऐसे जाता है डायरेक्शन इसका, है कि नहीं, ध्यान दो। तो भाई सुनो, अगर हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ का, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, हाई पोटेंशियल से किधर होता है, लो पोटेंशियल के टुवार्ड्स होता है, ठीक है। बस आपको इसको याद करना है, 5 पॉइंट है यहाँ पे, है कि नहीं। देखो और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे हम देखो हम पढ़े थे, याद करो भाई, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देख लो मान लो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, यानी वी ए इज इक्वल टू क्या, वी बी। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है कि नहीं, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी था, है ना। जो आपका पोटेंशियल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पे क्या सेम हो जाता है कि नहीं। और फिर क्या बताया था कि अगर किसी चार्ज को यहाँ से मूव करवाते हैं, मान लो क्यू नॉट चार्ज है यहाँ पे, और इसको ए से बी तक मूव करवाते हैं, है कि नहीं, तो वर्क डन कितना आता है, 0 आता है। देख लो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा भाई, तो भाई अभी हमने पढ़ा भी था, याद करो कि भाई सुनो, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट पढ़े थे, है कि नहीं। और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि भाई दो पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल में अगर हम यहाँ पर मान लो कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, है कि नहीं, जैसे मान लो इसके चलते निकालते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, और आपको पता है कि वी ए और वी बी दोनों इक्वल है, तो दोनों कैंसिल होगा कि नहीं बताओ, 0 हो जाएगा ना, डब्ल्यू बाई कितना क्यू नॉट आ गया, यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है कि नहीं। और सुन लो, और भाई सुन लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है ना, वो एवरीवेयर सेम होता है, हर जगह सेम होता है कि नहीं। तो ये सब सारा कंसेप्ट तुम रिमेंबर करो, याद करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, अब हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अगर हमको ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ, ध्यान दो। देखो अभी तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मैं कर रहा हूँ, कि फार्मूला को रिकॉल कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसके चलते एक फार्मूला हम पढ़े थे, E इज इक्वल टू कितना, माइनस डी वी बाई डी आर। देख लो यहाँ पे ये क्या है, ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं कि विभव प्रवणता, है कि नहीं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच यही रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू कितना, माइनस डी वी बाई डी आर, है कि नहीं। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाते हैं तो माइनस डी बाई डी एक्स होता है, अगर बाई के लॉन्ग जाते हैं तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स होता है कि नहीं। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस साथ रिलेशन है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है भाई, इस फार्मूला के बेसिस पे ना बहुत सारे थ्योरीज को हम प्रूव करते हैं, आगे जाके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, है कि नहीं। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। देख लो ये डी वी का फार्मूला हो गया। अब बताओ डी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग बार बार करते भी हैं। अब देख लो बाबू, यहाँ पे ना एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है ध्यान दो भाई। जैसे देखो इसके बारे में हम बात किए थे कि अगर दो चार्ज मान लो इन्फिनाइट पर रखा हुआ है, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और ये दोनों इन्फिनाइट पे है कि नहीं। और दोनों चार्ज को ना हम लोग लाते हैं, देख लो दोनों चार्ज को हम इन्फिनाइट से लाके और एक सिस्टम बना दिए, ठीक है। देखो एक सिस्टम बना दिए इसका, ठीक है। तो भाई इन्फिनाइट से जो दो चार्ज लाए ना हम लोग Q1 Q2 को, और ला के जो सिस्टम बना रहे हैं ना,
तो उसमें जो वर्क डन होगा, देखो W यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल वर्क डन हुआ कि नहीं बताओ। जैसे एक चार्ज मान लो कहीं पे रखा हुआ था, दूसरा चार्ज दूसरा जगह पे रखा हुआ था, दोनों इन्फानाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ था, है कि नहीं। अब इन्फानाइट डिस्टेंस से दोनों चार्ज को हम लाए और लाकर एक सिस्टम बना दिए। सिस्टम बनाने का मतलब क्या है कि दोनों को एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में ले आए, एक दूसरा पे फोर्स लगाएगा, दूसरा पहला पे फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। दोनों को सिस्टम बना दिए, समझ लो। तो भाई सिस्टम मतलब क्या, निकाय बना दिए, है कि नहीं। मतलब अब दोनों साथ में रहेगा, पहले दोनों अलग अलग था, अब दोनों क्या साथ में हो गया, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में जब सिस्टम बनाए ना भाई, तो एनर्जी के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R। ठीक है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है। बस हमको फार्मूला इसके बारे में जानना है। ध्यान दो कि अगर दो चार्ज है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे और दो चार्ज इन्फिनाइट पे है और दोनों को हम एक्सटर्नल वर्क डन के द्वारा, है ना, एक जगह लाए और दोनों को सिस्टम बना दिए। अब दोनों देखो, दोनों को सिस्टम बनाने में यानी निकाय का रचना करने में जितना एक्सटर्नल वर्क डन होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, है कि नहीं। क्लियर। अब देख लो, देखो देखो इस पे सुनोगे भाई, यहाँ पे ना वर्क डन का बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्क डन अब कैसे निकालते हैं देखिएगा, इसका कंसेप्ट क्या है। देखो तो वर्क डन का अगर बात करेंगे ना, तो देखिए वर्क डन के लिए हम एक फार्मूला पढ़े थे, W बराबर कितना, PE cos थीटा 1 माइनस कितना cos थीटा 2, ठीक है। और यही जो वर्क डन है ना, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता था, ये होता था PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसको निकालते कैसे हैं, है ना। देखो निकालने का मेथड क्या था कि हम लोग क्या करते थे ना कि जो हमारा, देखो ये क्वेश्चन में क्या करा कि वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा हुआ है, उसके चलते वर्क डन क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, है कि नहीं। तो भाई हम करते क्या था ना कि ये देखो डायपोल रखा हुआ है, इसको रोटेट करवाते थे थीटा एंगल से, है कि नहीं। और भाई इसके चलते मैंने टॉर्क पढ़ा हुआ था, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, P sin थीटा, है कि नहीं। ध्यान दो, तो भाई टॉर्क तो पहले से पता था। अब देखो यहाँ पे जब रोटेट करवा रहे हैं डायपोल को, तो इसके चलते वर्क डन निकालने का मेथड क्या था, यहाँ पर हम रोटेशनल वर्क डन निकालते थे। बताओ रोटेशनल वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो इसके चलते देखो हम कैसे निकालते थे, तो ये हो जाएगा dW इज इक्वल टू टाउ इंटू कितना d थीटा, है कि नहीं। अब देखो ये जो हमारा जो वर्क डन आएगा ना dW, ये स्मॉल एंगल के लिए आएगा। अब इसी को हम इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान दो, टाउ का वैल्यू पुट करते हैं थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक, है कि नहीं। तो हमारा ये रिजल्ट आता है। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, है कि नहीं। और यहाँ से हमारा फार्मूला कितना आ गया, वर्क डन का P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और एनर्जी भी वर्क डन के ही बराबर होता है, इसका फार्मूला वही आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखो, थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों, आपने इस वीडियो को इतना देर तक देखा, है ना। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। एक्चुअली मेरा चैनल थोड़ा नया है, आगे के वीडियो में मैं इसका सेकेंड पार्ट लाने वाला हूँ, है ना। तो आप इसे देखिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए, फिर से मैं इसका अगला सेकेंड पार्ट लाऊंगा और बहुत जल्द लाऊंगा। भाई जो डिले हो गया था ना, अब डिले नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग रेगुलरली बेसिस पे इस पे काम करने वाला हूँ और सारा कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से लाने वाला हूँ, ठीक है। चलो थैंक्स।